हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आज मैं टॉपिक वाइज क्लास जो है लाने के लिए सोच रहा था। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से कंटेंट में नहीं बना पाया। तो कल से आपकी जो है टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे विविध में जो जो भी आते हैं, स्टैटिक जीके करवा देता हूँ, तो वो पूरा मैं कवर करा दूंगा। चिंता आप लोग मत करिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है भाई। अगर ये वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कल ये वीडियो आई है दोपहर 1:30 बजे, तो ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए सभी लोग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर देंगे और 50 में से 20 से 25 प्रश्न अगर आप लोग सही करते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। और करंट अफेयर की टोटल 9 क्लास हो गई हैं। उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। इसके बाद मैं यूपी स्पेशल करवा दूंगा, उत्तर प्रदेश जीके, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। करीब 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। तो पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे भारत में आपके जो हैं इंदिरा गांधी हो गया, राजर्षि टंडन हो गया, ये सब क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर हम आपकी क्लास जो देखते हैं उसमें से, जैसे ये प्रैक्टिस सेट की क्लास हो रही है तो इसमें से सभी प्रश्न नोट करना है, तो नहीं, पूरे प्रश्न आपको नोट नहीं करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट जैसे लगें तो उनको आप लोग नोट कर सकते हैं। और बाकी मैं जो इम्पॉर्टेंट बताता हूँ उनको ही आपको नोट करना है, ठीक है। तो अशोक ने अपने जो है किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रयोग किए थे? ब्राही लिपि का प्रयोग किए थे, ठीक है। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर? बताइए सब लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है खर्च होता है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक क्या है? वाणिज्यिक बैंक नहीं, सहकारी बैंक नहीं, अग्रणी बैंक नहीं, ये केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और कल मैं आप लोगों से पूछा था ना कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। इस समय कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा आरबीआई का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? बताएं सब लोग। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित परिणाम हो सकता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो तीनों परिणाम हो सकते हैं, तीनों परिणाम हो सकते हैं विश्वव्यापी तापन के संभावित परिणाम आपके। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? बताएं सब लोग। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना जिनकी होती है। तो पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। इस बार 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए। तो निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो वो है आपका कंटीला चींटीखोर। क्या है? कंटीला चींटीखोर। चलिए, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है, ठीक है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अभी बीच में जो प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है। चलिए, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। किस चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? कहाँ? अफ्रीका में या ब्रिटेन में या दक्षिण अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। पैम्पास चारागाह को पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन
सा वस्तुतः गार्डन नहीं है इसमें? बताइए इसमें कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो खुसरो गार्डन आपका लखनऊ में है, ये गार्डन है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। हॉगिंग गार्डन्स मुंबई में है। ईडन गार्डन्स आपका स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, वो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बराक ओबामा। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस बार सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे इसे परचेज करके अपनी तैयारी जो है पूरी कर चुके हैं लगभग। तो आपके पास अभी भी समय है। 149 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा कंटेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की ये PDF है, निचोड़ नोट्स है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, मोटी बुक्स होती हैं, उनका ये निचोड़ है। ठीक है, इसे अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होती है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे बेहतरीन कंटेंट और इससे कम पैसों में आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज करके अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें अभी से। 1 महीने समय है आपके पास। एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को ही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? इस पद्धति से मैग्जीन डाइऑक्साइड का वियोजन करके नहीं तैयार की जाती है ऑक्सीजन। 11 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? और बीएड से रिलेटेड भाई कुछ भी डाउट्स हैं, बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 790563। यहाँ पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज केवल करना है और कॉल्स किसी को भी नहीं करना है। कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं करूँगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो इसमें यौगिक नहीं है आपका। ठीक है, 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जल में क्या मिलाने से उसकी कठोरता, स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी जो है स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है जल में। ठीक है, 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। बताएं सब लोग, PDA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। फटाफट वीडियो को लाइक करो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं और भी ऐसी ज़बरदस्त क्लासेस में आप लोगों के लिए लाता रहूँ। PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका जो है होता है फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। पीपल का वृक्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे अधिक पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम पूछे तो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? बताएं सब लोग, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? सभी को भाई गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। आगे जब आप लोग एडमिशन आपका जब हो जाएगा, उसके बाद टेट सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको बताऊँगा। तो पढ़िए उससे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, ठीक है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम
सिंह ने जो है संगठित किया था। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में जो है पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें, क्योंकि कोई चीज़ आप लोग गलती करके सीखते हैं ना, तो वो लंबे समय के लिए थोड़ा हो जाता है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था इसको, ठीक है, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने कहा था, ठीक है। तो 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? बताइए सब लोग, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। चलिए, पहले गुरु कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अभी क्लास में बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन है तो उसी से रिलेटेड है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले गुरु बताएं सिख धर्म के कौन है। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? बताइए सब लोग, सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ध्रुव लिखे भी दे रहा हूँ, ध्रुव भी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुदूर संवेदन, जिसे सेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? और देखिए, एक ज़रूरी सूचना है, जो भी कैंडिडेट बीएड का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनको आप लोग बताइए कि फॉर्म की डेट जो है बढ़ गई थी, 10 अप्रैल है। बहुत सारे लोग तो 10 मार्च ही सोच रहे थे ना, उनको ये नहीं पता कि अभी भी फॉर्म स्टार्ट है बीएड का। तो उनको आप लोग बताइए कि 10 अप्रैल फॉर्म की अंतिम तिथि है, ताकि वो लोग भी अपना फॉर्म भर सकें, उनका भी साल बर्बाद ना हो, ठीक है। क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी कोई भला करेगा। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ये ध्यान रखना, अवतल होता है, ठीक है। 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डॉट डॉट उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। वो कौन सा है जो उच्च गति का एक नेटवर्क है? तो वो है आपका मैन जो है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। मैन याद रखना है। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं, जैसे जीके में हो गया, हिंदी में हो गया, इनकी अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं, नेक्स्ट लेवल की क्लासेस हुई हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? तो वो आती है कोयला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर कर्नाटक में है। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, 27 भी 28 वाला भी। बताएं सब लोग, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया गया था? ये 1972 में अपनाया गया था, ध्यान रखना। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है बताइए इसमें।
ये वाला जोड़ा, चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका गलत है। ठीक है, 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? बताइए सब लोग, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उसे कहा जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? कतई जहर वाला प्रश्न है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? बताइए सब लोग, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? और लास्ट में 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो ध्यान रखना, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? 32 का जवाब दें सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो ये जो है चक्रवाती गतिविधि से होती है। ध्यान रखना, फ्रंटल वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है? चक्रवाती गतिविधि से होती है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाक स्टेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो ये ध्यान रखना, ये स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। ठीक है, चलिए 33 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने किया था। ठीक है, 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंफ्यूज मत होना भाई, सूर्य मंदिर नाम देखते ही यहाँ पे मार्तंड लिखा हुआ है, तो मार्तंड जब लिखा हुआ देखने को मिल जाए तो वो आपका है जम्मू कश्मीर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिल जाए तो वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा के पूरी जिले में स्थित है। ठीक है, और मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछे तो आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है भाई? बताइए सभी लोग, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है इंडियन अनरेस्ट का लेखक। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यही जो है सबसे अधिक समय तक अपने पद पर आसीन रहे थे। 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बच्चों वाला प्रश्न है, बट कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन चैनल है एक क्या? दूरदर्शन चैनल, या डाक सेवा, या आकाशवाणी चैनल, या टेलीफोन सेवा? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रीन चैनल है एक क्या? तो ग्रीन चैनल एक क्या है? डाक सेवा है, डाक सर्विस। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो वो है सीसा। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? 41 का जवाब दें सब लोग। कौन सा राज्य जो है बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो राज्य है गुजरात। 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये किया गया था 2007 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया था? यहाँ पे को होना चाहिए। ठीक है, को, तो ये बनाया गया था सतलज नदी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लेना। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इस प्रश्न को तो नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 45 का जवाब दें। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाल गंगाधर तिलक शुरू कराए थे। ठीक है, 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। चलिए, तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग थी? तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग थी? और जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सही होती है तो मैं आपकी टॉपिक वैसी क्लास थोड़ा लाऊंगा,
जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर हाल में आते ही आते हैं हर वर्ष, तो वही टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। 3 संगीता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की है, ठीक है। 46 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोलकाता स्थित विक्टोरिया जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। विक्टोरिया महल कोलकाता में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, ठीक है। 47 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? स्टार लगा के नोट करिए ये प्रश्न को। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, ठीक है। 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ये चारों वेद के नाम हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका यजुर्वेद लिखा गया है, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? अभी मैंने बताया था ना कि सिख गुरु से संबंधित एक प्रश्न है, तो किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? तो ये हो गया था रामदास के बाद, गुरु रामदास। ये सिख गुरु के चौथे गुरु थे, और इनके बाद जो सिख गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। मैं बता दूं, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे, पहले गुरु थे सिख धर्म के, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और ये 10वें थे, 10वें और अंतिम थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और ये क्रैश कोर्स कंप्लीट सिलेबस नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा, ठीक है। और चलिए, मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और स्कोर जरूर बताया करें आप लोग। और वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।